इस आर्य समाज को आज आप समझिए। अगर आर्य समाज को समझ गए तो आपकी संतति, आपकी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। और यदि आप आर्य समाज को न समझ पाए, आर्य समाज से दूरी बनाते रह गए, तो ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 30 साल हैं। और 30 साल के बाद में आप कल्पना करके देखिए, मैं इस बात को अन्यथा नहीं बोल रहा हूं, आपका ये गांव भी रहेगा, आपका ये स्थान भी रहेगा और आपके गांव में बने हुए ये मकान भी रहेंगे। लेकिन 30 साल बाद ये निर्णय जरूर आप कर लेना कि इस चौपाल पर आज जहां ये कार्यक्रम चल रहा है, यहां पर किन लोगों का कब्जा होगा। यदि आप लोग सतेज सावधान नहीं हुए तो बंधुओं, ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। चारों तरफ से आंधियां चल रही हैं, एक भयंकर आग इस देश में लगी हुई है हिंदुत्व को खत्म करने की। अगर हिंदू आज जागृत नहीं होता है तो 20 साल के बाद का भारत आप अपने बच्चों के हाथ में कैसा सौंप करके जाना चाहते हो, इसकी कल्पना आज आपको करनी पड़ेगी। तो आइए थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास कीजिए, इस आर्य समाज, इस आंदोलन को समझने का प्रयास कीजिए, इस आग को समझने का प्रयास कीजिए और आर्य समाज को समझ करके आर्य समाज से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है। 1875 में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई के अंदर एक आंदोलन को जन्म दिया, जिस आंदोलन ने सबसे बड़ा काम यदि मैं कहूं तो इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान आर्य समाज का रहा। यदि आर्य समाज आंदोलन न खड़ा हुआ होता 1875 में, तो आपको जो 1947 में आजादी मिली है, ये आजादी कभी भी मिलने वाली नहीं थी। आज आप आजाद भारत में बैठे हुए हैं, अगर आर्य समाज ना होता तो आप आजाद भारत में कभी भी नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता कि भारत कभी आजाद नहीं हो पाता, वैसे तो माँ भारती रत्न गर्भा है, शेरों की जननी है, कोई ना कोई महापुरुष फिर कालांतर में पैदा होता, लेकिन आपको 1947 में जो आजादी मिली उसका पूरा की पूरा श्रेय आर्य समाज को जाता है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। बंधुओं, ये पंजाब की पावन धरती है और ये आज का पंजाब नहीं, आज का पंजाब तो छोटा सा पंजाब है। मैं प्राचीन पंजाब की बात करता हूं, जब लाहौर तक पंजाब होता था, ये भी पंजाब था, हरियाणा भी पंजाब में था, हिमाचल प्रदेश भी पंजाब में था। इतना बड़ा पंजाब प्रांत था और इतने बड़े पंजाब प्रांत में जिनको क्रांतिकारियों का गुरु मानते थे, जिनको पंजाब का बब्बर शेर कहा करते थे, जानते हो उस महामना का क्या नाम था जिसको शेर पंजाब कहा जाता है? भूल गए आप लोग? नहीं, भगत सिंह नहीं। भगत सिंह भी जिनको अपना आदर्श मानते हैं, भगत सिंह भी जिनकी हत्या का बदला सैंडर्स की हत्या करके लेते हैं, उस महापुरुष का नाम था पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का आप लोगों ने नाम सुना होगा। यदि आप पढ़े लिखे लोग इतिहास को आप जानते हैं तो पुस्तक के अंदर लाला लाजपत राय के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। लाला लाजपत राय, वैसे तो इस पंजाब की माटी ने ये वीरों की भूमि है, जैसा आचार्य जी बता रहे थे, ये सच्चाई है। जितने वीर पुरुष, जितने क्रांतिकारी इस पंजाब की धरती ने पैदा किए, उतने भारत के और किसी प्रांत से पैदा नहीं हुए। ये वो पंजाब की माटी है। इस पंजाब की माटी में वो महामना, वो वीर, वो शेर पुत्र, जिसको पंजाब की धरती ने शेर पंजाब की उपाधि दी, उसका नाम था लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट सुनिए। लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय किसको अपना आदर्श मानते थे, किसको अपनी मां मानते थे? लाला लाजपत राय कहते हैं कि आर्य समाज मेरी मां है और दयानंद मेरे पिता हैं। लाला लाजपत राय कट्टर आर्य समाजी थे। लाला लाजपत राय ने अपने जीवन में तमाम आर्य समाजों की स्थापना की। हिसार के अंदर एक बहुत बड़ी आर्य समाज है, उसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने अपने हाथों से की और उसके मंत्री भी रहे। बहुत दिनों तक आर्य समाज का काम करते रहे लाला लाजपत राय। जिनको भगत सिंह अपना आदर्श मानते हैं, वो लाला लाजपत राय आर्य समाज को अपनी मां कहते हैं। और एक आपकी पंजाब धरती का वो बहादुर, वो लाडला सपूत, दुनिया जिसको सैल्यूट करती है, शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह को भगत सिंह बनाने वाला, एक क्रांतिकारी बनाने वाला, वो कौन सा संगठन था, वो कौन सी चिंगारी थी जो सरदार भगत सिंह के परिवार में लगी? और फिर सरदार भगत सिंह अकेले ने नहीं, बल्कि सरदार भगत सिंह की 3 पीढ़ियों ने जो मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया। जब सरदार भगत सिंह का परिवार आर्य समाज से जुड़ा तो उनके जीवन में एक अलग क्रांति का संचार हुआ। मैं नहीं कहता इस बात को आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सरदार भगत सिंह की भतीजी थी जिनका नाम था वीरेंद्र सिंधु। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आपको गूगल पर वो पुस्तक मिलेगी। पुस्तक का नाम है सरदार भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। आप उस पुस्तक को पढ़ करके देखिए। सरदार भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु इस बात को कहती है कि जब मेरे दादाजी
मेरे घर में तो शराब पी जाती थी, मेरे घर में मांसाहार हुआ करता था, लेकिन जब मेरे दादाजी सरदार अर्जुन सिंह जब महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्संग सुनने के लिए गए तो उन पर अमिट प्रभाव पड़ा महर्षि दयानंद सरस्वती का, और उनके शिष्य भक्त बनकर के लौटे। स्वामी दयानंद सरस्वती के हाथों से यज्ञोपवीत लेकर के धारण करके लौटे मेरे दादा सरदार अर्जुन सिंह, और घर में आते उन्होंने एक नियम बनाया, मेरे घर का प्रत्येक व्यक्ति सुबह शाम यज्ञ में सम्मिलित होगा, चाहे छोटे बच्चे से लेकर के बड़ा व्यक्ति तक, मेरे परिवार के बेटे, मेरे परिवार की बहुएं, सबके लिए एक नियम लागू कर दिया गया कि सुबह शाम यज्ञ में सभी सम्मिलित होंगे और प्रतिदिन संध्या करने के बाद भोजन होगा। और यज्ञ वेदी पर जब यज्ञ समाप्त होता था तो सरदार अर्जुन सिंह अपने बच्चों को यज्ञ वेदी पर बिठा करके देश धर्म की शिक्षा दिया करते थे। सरदार किशन सिंह को कौन नहीं जानता, सरदार अजीत सिंह को कौन नहीं जानता, जो भगत सिंह के चाचा जी थे, जिन्होंने इस देश को अपने शहादत दी। और सरदार अर्जुन सिंह भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे पंजाब की धरती के। तो 3 पीढ़ियों ने काम किया। सरदार भगत सिंह के दादाजी का यज्ञोपवीत संस्कार स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती ने कराया। और बंधुओं, आर्य समाज पंजाब में जब कार्यक्रम चल रहा था, पंडित लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति, जिन्होंने एक भजन लिखा, पूजनीय प्रभु हमारे भावोज्वल कीजिए, आप यज्ञ प्रार्थना के बाद में उस भजन को गुनगुनाते हैं। इसके लेखक हैं पंडित लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति। अगर पंडित लोकनाथ के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो आपको जानकारी होगी कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। पंडित राकेश शर्मा, वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ये पंडित राकेश शर्मा जी के दादाजी का नाम था पंडित लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति, जो कट्टर आर्य समाजी थे और आर्य समाज के प्रचारक थे, विद्वान थे, बड़े मर्मज्ज विद्वान थे। वो आर्य समाज बच्चों वाली पंजाब के कार्यक्रम में पहुंचे। 3 दिन तक कार्यक्रम चला और 3 दिन कार्यक्रम के बाद जब वो जाने लगे, चौथे दिन, तो आर्य समाज के गेट के बाहर एक नौजवान, एक सुंदर सा नौजवान खड़ा हुआ है। उसने आकर के पंडित जी का चरण स्पर्श किया। पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या आप ही पंडित लोकनाथ हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ बच्चे, मुझको लोकनाथ कहते हैं। तो वो नौजवान अपना परिचय देता है कि पंडित जी मेरा नाम भगत सिंह है, मैं सरदार अर्जुन सिंह का पोता लगता हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुनाया, आर्य समाज के दिग्गज विद्वान हैं, मेरी एक तमन्ना है, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं आपके हाथों से अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहता हूँ। पंडित लोकनाथ जी ने विलंब नहीं किया, कहा नौजवान, कल हम आपका यज्ञोपवीत संस्कार प्रातः काल जब सूर्योदय होगा उस समय यज्ञ वेदी पर बिठा करके आपका यज्ञोपवीत संस्कार करा करके वापस जाएंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल पंडित लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति ने सरदार शहीद आजम भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इस बात को स्वयं पंडित लोकनाथ लिखते हैं अपने संस्मरण में कि जब मैं सरदार भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार करा रहा था, यज्ञ कुंड के सामने खड़ा वो नौजवान, वो मैं उसको प्रतिज्ञा दिलवा रहा था, वो प्रतिज्ञा लेता चला जा रहा था। मैंने प्रतिदिन उसको यज्ञ करने का संकल्प दिलवाया, प्रतिदिन संध्या करने का संकल्प दिलवाया, और मैं जो वेद मंत्र उसके मुख से बुलवा रहा था, एक मूर्ति की भांति बड़ा अचंभित होकर के वो भगत सिंह नौजवान मेरे साथ मंत्रोच्चारण कर रहा है। आगे पंडित लोकनाथ कहते हैं, मुझे क्या पता था कि आज मैं जिस नौजवान का यज्ञोपवीत संस्कार अपने हाथों से करा रहा हूं, आने वाले समय में यही नौजवान भारत देश का प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। ये बात कहते हैं पंडित लोकनाथ। आगे की आप बात सुनिए, ये जो आप वामपंथी दल्ले हैं आज, वो शहीद आजम भगत सिंह को बदनाम करते हैं। वो कहते हैं भगत सिंह तो नास्तिक थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, उनकी अलग विचारधारा थी, लेकिन उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के जीवन वृत्त को नहीं सुना है। बंधु, आपको जानकारी होनी चाहिए, सरदार भगत सिंह ने 2 बार पंजाब की धरती को छोड़ा। उनके पीछे ब्रिटिश हुकूमत लग गई, उनके पीछे ब्रिटिश पुलिस जब पीछे पड़ गई तो वो 2 बार अपने जीवन में कलकत्ता गए और लगभग 6-6 महीने तक उन्होंने कलकत्ता प्रवास किया। एक बार तो जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका तब, और एक बार जब सैंडर्स की हत्या की थी पंजाब के अंदर, तब शहीद आजम भगत सिंह 6 महीने के लिए कलकत्ता के अंदर गए, बंगाल के अंदर गए। लेकिन अंतिम बार जब उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा था, उसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी। तो जब उससे पहले जब वो आर्य समाज विधान सरणी कलकत्ता में पहुंचे, सुनिए, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे ये सब आर्य समाज को अपनी मां समझते थे। इस आर्य समाज को आप समझना कि आर्य समाज क्या चीज है, आपको आज आर्य समाज के इतिहास की जानकारी मिलेगी।
शहीद आजम भगत सिंह आर्य समाज विधान सरणी कलकत्ता में रुक रहे हैं। जितने भी क्रांतिकारी थे, जब भी अंग्रेज इन पर रेड डालते थे, जब इनको कहीं छिपना होता था, तो केवल आर्य समाज के मंदिरों में जाकर के रुकते थे, गुरुकुलों की गुफाओं में जाकर के शरण लिया करते थे, क्योंकि ये कहते थे कि आर्य समाज हमारी माँ है, आर्य समाज की गोदी में आकर के हमको सुकून मिलता है। जब बंगाल की धरती पर शहीद आजम भगत सिंह पहुंचे, 3 महीने तक वो रहे, 3 महीने तक। आखिर उन्होंने बम बनाने की सामग्री बंगाल से खरीदी, कलकत्ता से खरीदी, बम स्वयं बनाए थे। वहां से सामान लेने के लिए जब गए, 3 महीने के बाद जब वो वहां से जाने लगे, तो भगत सिंह के मन में एक भाव पैदा हुआ कि आर्य समाज मेरी माँ है, और आज मैं आर्य समाज से विदा हो रहा हूँ। जब भी आता हूँ कलकत्ता, इस आर्य समाज में मैं ठहरता हूँ, यहाँ मुझे भोजन मिलता है, प्रसाद मिलता है, मेरे जीवन की सुरक्षा होती है। लेकिन शायद अब दोबारा मैं इस आर्य समाज में नहीं आ पाऊंगा, अब मुझे देश के लिए अपनी शहादत देनी पड़ेगी, दोबारा मैं नहीं आऊंगा। उस भगत सिंह के मन में आर्य समाज के प्रति श्रद्धा को देखिए। तो भगत सिंह सोचता है कि मैं आर्य समाज को क्या गिफ्ट दे करके जाऊं, क्या तोहफा दे करके जाऊं। उस नौजवान के पास में कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसके पास में कोई चेक नहीं है, उसकी पॉकेट में धन भी नहीं है। वो एक नौजवान देश की सेवा में लगा हुआ है, उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। लेकिन भगत सिंह सोचता है नहीं, कुछ तो मुझे इस आर्य समाज के लिए दे करके जाना चाहिए। जब वो जाने लगे तो आर्य समाज के सेवक तुलसीराम को उन्होंने अपने पास में बुलाया और कहने लगे, तुलसीराम, मैं इस आर्य समाज में रहता हूँ, आर्य समाज मेरी माँ है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ आर्य समाज के लिए देना चाहता हूँ। तुलसीराम कहते हैं, अरे तुमने देश को अपना जीवन दे दिया, इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है भगत सिंह, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं नहीं, मेरी दिल की अभिलाषा है कि मैं कुछ दे करके जाऊं, मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, मेरे पास कोई चेक नहीं है जो मैं बैंक बैलेंस से मैं आपको पैसा दे दूं। मेरे पास तो एक है, बस थैले में एक थाली और एक कटोरा है। सरदार भगत सिंह ने अपने थैले में से अपने बर्तन निकाले जिसमें प्रतिदिन भोजन किया करते थे, थाली कटोरा निकाला और तुलसीराम को देते हुए कहते हैं, तुलसीराम ये सुरक्षित रखना, और जब आपकी आर्य समाज में कोई देशभक्त व्यक्ति आए तो इन्हीं बर्तनों में उसको भोजन कराना और उसको बताना ये शहीदों के बर्तन हैं, ये शहीद आजम भगत सिंह के दिए हुए बर्तन हैं, और जब उस बर्तन में भोजन करेंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी। सरदार भगत सिंह कहते हैं, अब मैं जा रहा हूं, अब मेरा दोबारा इस आर्य समाज में आगमन नहीं होगा, क्योंकि मुझे देश के लिए बलिदान देना पड़ेगा। आर्य समाज विधान सरणी की माता बहनों ने अपना अंगूठा चीर करके, उंगली काट करके, रक्त निकाल करके अपने भाई भगत सिंह का रक्त से टीका करके और भगत सिंह को विदा किया। ये थे शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया इस मानवता की रक्षा के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन बंधुओं, याद आपको होना चाहिए, भगत सिंह को भगत सिंह बनाने वाला कौन था? यही संगठन था जिसके सत्संग में आज आप लोग बैठे हैं। अगर आर्य समाज न होता तो वो 20 साल का बालक भगत सिंह नहीं होता, वो देश के लिए अपना बलिदान नहीं देता। एक और क्रांतिकारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान भेजने वाला कौन था? आर्य समाज था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान भेजने वाला। और मैं उनके जीवन का संस्मरण आपको सुनाता हूं। पंजाब के अंदर लाहौर आर्य समाज में जब कार्यक्रम चल रहा था 3 दिन का, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे और उस समय गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति होते थे महाशय कृष्ण, जो देश के बड़े प्रख्यात पत्रकार थे, जो अपना अखबार चलाया करते थे प्रताप नाम से। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पंडित कृष्ण की, महाशय कृष्ण की बातचीत हुई, तो महाशय कृष्ण ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूछा कि नेताजी, मैंने सुना है कि आपको विनायक दामोदर वीर सावरकर ने देश से बाहर भेजा है आजादी की जंग लड़ने के लिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं जापान में गया हूं और जापान में जाकर के मैं तैयारियां कर रहा हूं। तो उस समय महाशय कृष्ण जो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति थे, उन्होंने कहा कि नेताजी, मैं आपकी सेवा में कुछ धन देना चाहता हूं, आप देश का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने 10,000 रुपए की थैली उस जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भेंट कर दी महाशय कृष्ण ने। तब नेताजी कहते हैं कि महाशय जी, आर्य समाज मेरी माँ है, और इस देश की आजादी में जितने भी क्रांतिकारी भाग ले रहे हैं, चाहे वो किसी जाति से हो, चाहे वो किसी पंथ से हो, लेकिन राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा करने वाला आज एक संगठन है जिसका नाम आर्य समाज है। मेरी आजाद हिंद सेना के अंदर भी 85% नौजवान और नवयुवतियां वो देश की जो सेवा कर रही हैं,
उनके अंदर भाव पैदा किया है आर्य समाज ने, वो सभी के सभी आर्य समाजी हैं। आपने एक पहली महिला जासूस, आप गूगल पर सर्च करके देखना, मैं आपके बीच में आज कुछ चलती फिरती बात फेंक करके नहीं जाऊंगा, नहीं तो बाद में आप ये कहें कि श्वेता जी ने एक बाबा जी को बुलाया और वो ऐसी बात कह करके चले गए। मैं तथ्यों के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा आपके सामने बात करूंगा। आप गूगल पर सर्च कीजिए, पहली महिला जासूस नाम क्या आएगा, नीरा आर्या, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना की जो महारानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी उसको संचालन करने वाली थी नीरा आर्या, और ये बागपत की रहने वाली थी, आर्य परिवार की बेटी। इस बेटी के बलिदान को आप देखिए, मेरी मातृशक्ति आज यहाँ बैठी हुई है। आर्य समाज ने कितनी देशभक्ति का भाव उनके हृदय में भरा था। नीरा आर्या ने अपने सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रक्षा करने के लिए नीरा आर्या का पति, जो ब्रिटिश सरकार में बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारना चाहता है, लेकिन नीरा आर्या देशभक्त है। वो जानती है इस देश को मेरे पति की आवश्यकता नहीं है, इस देश को नेताजी की आवश्यकता है। और जब उसको लगा कि आज मेरा भाई, इस माँ भारती का सच्चा सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज मारा जा सकता है, मेरे पति की गोली का निवाला बन सकता है, तो नीरा आर्या ने देर नहीं की, अपनी पिस्तौल लेकर के 2 गोली स्वयं अपने हाथों से अपने पति के सीने में उतार दी। बंधुओं, ये थी नीरा आर्या, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी बहन मानते थे, और नीरा आर्या भी आर्य परिवार की पुत्री थी, आर्य समाज की बेटी थी। नेताजी इस बात को कहते हैं कि देश की आजादी में, मेरी आजाद हिंद सेना में जितने भी लोग भाग ले रहे हैं वो सारे के सारे आर्य समाजी हैं। ये स्टेटमेंट नेताजी का रहा है। तो मैंने आपके सामने एक भूमिका बनाने का प्रयास किया है। आप समझ पा रहे होंगे कि आर्य समाज क्या है। आप किसी भी क्रांतिकारी के जीवन वृत्त को देख लो, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा, है ना, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल तो आर्य समाज में रहकर के दंड लगाया करते थे, और रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया आर्य समाज ने। तो ये जितने भी शहीद हुए इस देश में, उनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रेरणा देने वाला ये संगठन आर्य समाज था। महर्षि दयानंद को सभी अपना गुरु मान करके चलते थे। तो आप यदि आजादी की तरफ देखेंगे, आप आजादी के इतिहास को पढ़ेंगे, तो इसके मूल में भी आपको आर्य समाज मिलेगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा देश के इतिहास में, इस देश को आजाद कराने में 2 दलों ने काम किया, एक था नरम दल और एक था गरम दल। यदि मैं आपसे पूछूं कि नरम दल का नेता कौन था, नरम दल का हीरो कौन था, तो आप गांधी का नाम जरूर बताएंगे। बोले गांधी नरम दल के नेता थे। हालांकि मैं गांधी के जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बंधुओं, गांधी को नरम दल का नेता मानते हैं, लेकिन गांधी अपना गुरु किसे मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोखले अपना गुरु किसे मानते हैं, महादेव गोविंद रानाडे को, और रानाडे अपना गुरु किसे मानते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती को। महर्षि दयानंद सरस्वती को पुणे के धरती पर बुलाने वाले और वहां भिड़े के बाड़े में उनके व्याख्यान की व्यवस्था करने वाले ये महादेव गोविंद रानाडे थे। उस समय के वो जज हुआ करते थे, न्यायमूर्ति कहलाते थे। वो ऋषि दयानंद को अपना गुरु मानते थे, रानाडे को गुरु मानते थे गोखले, और गोखले को गुरु मानते थे गांधी। ये नरम दल की परंपरा है। इसके पीछे भी आप जाओगे तो महर्षि दयानंद आपको खड़े नजर आएंगे। और मैं गरम दल की बात करूं तो गरम दल में तो लाखों क्रांतिकारी हुए, लगभग 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया। इस देश में आजादी गांधी के चरखे से नहीं आई, इस देश में आजादी शहीदों के रक्त पर तैर करके आई है। न जाने कितनी माताओं ने अपने सुहाग को उजाड़ दिया, कितनी बहनों ने अपने भाई को देश के लिए आजादी के लिए बलिदान दे दिया। आपको जानकारी होनी चाहिए, ये दुर्भाग्य इस देश का है, इस देश का सही इतिहास हमको नहीं बताया गया। इस देश में एक ऐसा भी परिवार है जिस परिवार के 3 लोग लगातार इस देश के प्रधानमंत्री बने। आप उस परिवार का नाम जानते होंगे, लेकिन क्या आप उस माँ का नाम भी जानते हो जिस माँ के गर्भ से पैदा होने वाली 3 संतानों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी, इस देश के लिए अपना बलिदान दिया? आप उन भाइयों के नाम जानते हो? नहीं, आप नहीं जानते होंगे। वो थे चापेकर बंधु। उस माँ के धैर्य को देखो, उस माँ की तपस्या को देखो, जिस माँ ने अपने 3 लाडले बेटों को इस देश के लिए, माँ भारती को आजाद कराने के लिए बलिदान कर दिया। ये थे लोग, ये सारे के सारे प्रेरणा प्राप्त करने वाले थे आर्य समाज से। बंधुओं, ये आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन है। लाखों क्रांतिकारी, लाखों शहीद इस आर्य समाज ने देश को दिए।